हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। So welcome in today's class. My name is Mudassir Amin. I am presenting here MCQ series regarding paper 1 UGC नेट JRF. Okay? So आज का जो MCQ सीरीज रहेगा वो रहेगा NEP 2020 पे, है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आ गई है, तो उसके रिलेटेड जो MCQs बनते हैं, ठीक है, डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपके भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो उनको हम आज डिस्कस करते हैं। ओके, सो आपको निवेदन है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और खुद भी लाइक कर लो, ठीक है। तो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 MCQs डेली एंड पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है? यूजीसी नेट जेआरएफ को क्लिक करना। ओके, यस। सो ये 2 PM का जो MCQ क्लास रहता है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहते हैं, MCQs भी रहते हैं, ठीक है। सो आप इसको मिस मत करिएगा। यहाँ से आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। यहाँ पे आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हो, ठीक है, कि कैसे टाइम मैनेज करना एग्जाम में, है ना, किस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। सो ऐसे आपको यहाँ पे पूरा क्लियर होता है। सो आप इस क्लास को मिस मत करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, ठीक है। सो ये कुछ क्लासेस है फिलर फॉर्म की तरफ से जो होते हैं, तो इनको भी आप मिस मत करिएगा। अगर आपने इनको भी मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया, ठीक है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट MCQs ऑफ NEP 2020। ओके, सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का MCQ सीरीज। सब शेयर कर लो, मैं भी शेयर करके रखूंगा। यस, सब शेयर कर लो। वेरी गुड। चलो सब शेयर कर लो। देखो, आपसे हम कुछ नहीं मांगते, सिर्फ हम आपको कहते हैं कि आप शेयर कर लो और लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि लाइक करने के लायक है, ठीक है। यस, सो जल्दी जल्दी करो, सब शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो। वेरी गुड। सो जिन्होंने शेयर किया वो थम्स अप करिए। उसके बाद हम चलते हैं MCQ सीरीज पे, क्वेश्चंस पे, ठीक है। यस, थोड़ा सा रुकते हैं, देखते हैं कौन कौन शेयर करेगा। सो आर यू रेडी देन? Okay, so let's begin. Let's get started. So let's start our today's MCQ series regarding National Education Policy 2020. So question number 1 आपके स्क्रीन पे ये है, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ होम कमिटी फॉर evaluation of the new education policy submitted its report in May 2016। यानी किसके चेयरमैनशिप में इस एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सबमिट किया गया है ना। तो ए है डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, बी है लेट श्री TSR सुब्रमण्यन, सी है विजय केलकर, डी है अशोक मेहता। सब आंसर कर लो। वेरी गुड। आपके पास टाइम है 1 मिनट, ठीक है। आपके पास टाइम है तो आप आंसर कर लो। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, लेट श्री TSR सुब्रमण्यन जो है, तो ये मतलब चेयरमैन था उस वक्त जब कमेटी को इवोल्यूशन, जिन्हें कमेटी एग्जिस्ट की गई थी रिगार्डिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और रिपोर्ट सबमिट किया गया था मई 2016 में। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। सो इसीलिए आप इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है।
यस। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द NEP 2020 रिप्लेसिस द, यानी NEP 2020 ने किसको रिप्लेस किया है? ए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, बी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1969, सी है बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ द अबव। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। यहाँ पे आपको बताना NEP 2020 को उसने किस पे रिप्लेस किसको किया है, यानी किसके बदले आ गया है, ठीक है, उसके मतलब उससे पहले क्या था, ठीक है, ऐसे बताना है। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NEP 2020 के रिलेटेड, ठीक है। आपका टाइम खत्म हो गया है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। देखो 1969 ये नहीं है, है ना, तो इससे पहले था 1986 से पहले 1968 था, है ना। NEP ये NPE 1968 है, तो उसके बाद 1986 आ गया है, उसके बाद प्रोग्राम ऑफ एक्शन आ गया 1992, है ना, हाँ 1992 भी आ गया है। उसके बाद अब ये आ गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो अगर यहाँ पे होता प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, ठीक है, तो वो भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है, बट वो नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका आएगा आंसर 1986 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था, तो इसको इसने रिप्लेस किया है NEP 2020 ने। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट रिनेम्ड एज, MHRD को किस में चेंज किया, किस नेम से चेंज किया गया? ए है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, बी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सी मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, डी है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन कैपिटल। देखो ये इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स में, तभी ये इसके मतलब MCQs बनते हैं, ठीक है। सो MHRD को चेंज किया गया है, उसको रिनेम किया गया है, तो किस नाम से, तो ये आपको बताना है। चलो सब आंसर कर लो। सो आई होप सबों ने आंसर किया, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ध्यान में रखना आप कि जो MHRD था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, इसको रिनेम किया गया है, इसका नेम चेंज किया गया है, वो किस में चेंज किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो ये ध्यान में रखना आप, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में चेंज किया गया है। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द करंट 10+2 स्कूल करिकुलम टू बी रिप्लेसड बाय अ न्यू, यानी जो 10+2+3 जो है, तो इसको चेंज किया गया है ना, इसको रिप्लेस किया गया, इस करिकुलम को, स्कूल करिकुलम को। यहाँ पे स्कूल करिकुलम की बात की गई है, तो इसको चेंज किया गया है। तो ये किस में चेंज किया गया है? ए 5+3+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर, बी है 5+4+3+3 करिकुलर स्ट्रक्चर, सी है 5+2+2+4 करिकुलर स्ट्रक्चर, डी है 2+3+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर। आप सब आंसर कर लो, वेरी गुड।
आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट क्या है, 5+3+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको 10+2 में चेंज किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। जो करंट स्कूल एजुकेशन सिस्टम है वो 10+2 सिस्टम है ना, इसको रिप्लेस किया गया न्यू 5+3+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर में। तो इसमें आ जाता है जो 5 है ना, 5 है 3 to 8 जो जिनकी एज होगी बच्चों की वो तो इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह 3 और है वो तो 8 to 11 होनी चाहिए उनकी एज। इस तरह और एक 3 है तो उसमें 11 to 14 की एज होनी चाहिए। इस तरह 4 और है तो वो 14 to 18 उनकी एज होनी चाहिए। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो दिस विल ब्रिंग द हिथर टू अनकवर्ड एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 years। यहाँ पे कोई मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब 6 साल का बच्चा होना चाहिए जब उसको हम स्कूल में एडमिशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये नहीं ये तो इसको रिमूव कर लेगा है ना, 6 साल का बच्चा नहीं होना चाहिए। हम 3 to 6 years को इसको स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। ठीक है, सो अंडर स्कूल करिकुलम which has been recognized globally as a crucial stage for development of mental faculties of a child। तो ये जो 3 to 6 years एज जो होता है इसमें भी मेंटल डेवलपमेंट होती है बच्चे की, तो यहाँ से इसकी मेंटल डेवलपमेंट हो सकती है। ठीक है, द न्यू सिस्टम विल हैव 12 years ऑफ स्कूलिंग विथ 3 years ऑफ आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग। तो यानी 12 years इसके बच्चे के होंगे स्कूल में। ठीक है, तो बाकी जो होंगे 3 years जो पहले स्कूलिंग होगी तो वो होगी आंगनवाड़ी में, जिसको प्री स्कूलिंग भी कहते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, सो चलते क्वेश्चन 5 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी कमिटीज। यानी यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी कमिटीज के रिलेटेड। तो वो कौन सी आपको बताना करेक्ट कौन सी है ना। हाँ, फर्स्ट है के कस्तूरंजन कमेटी, सेकंड है TSR सुब्रमण्यन कमेटी, थर्ड है वागुल कमेटी, फोर्थ है उर्जित पाटिल कमेटी। इनमें से आपको बताना है मतलब चूज करना है कौन सा रिलेटेड टू NEP 2020 है या NEP कमिटीज के रिलेटेड जो है वो आपको बताना है। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। सो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गए। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा रुकते हैं और आप सब आंसर कर लो। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, यानी 2 है। के कस्तूरंजन कमेटी है और सेकंड है TSR सुब्रमण्यन कमेटी। ये 2 कमिटीज थे, ये जो रिलेटेड किसके रिलेटेड थे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिलेटेड। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। डाइजेस्ट विल बी क्रिएटेड एज एन एपेक्स बॉडी फॉर फोस्टरिंग ए स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर and building research capacity across higher education as per NEP 2020। यानी यहाँ पे एक एपेक्स बॉडी बनाई गई है ना, कि रिसर्च को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो उस रिसर्च यानी जो रिसर्च की मतलब कैपेसिटी है उसको बिल्ड करने के लिए हायर एजुकेशन में, तो वो कौन सी है। ठीक है, वो कौन सी बॉडी है जो NEP 2020 ने बनाई है। ये नेशनल कमीशन फाउंडेशन भी है, हायर कमीशन एजुकेशन से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन डी नन ऑफ द अबव। चलो आप आंसर कर लो सब।
सो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, यानी एनआरएफ जो है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है, ये एक एपेक्स बॉडी बनाई गई है, यानी रिसर्च को डेवलप करने के लिए, है ना, रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए इन हायर एजुकेशन में, ठीक है। सो ये एनईपी 2020 द्वारा बनाई गई है, इसके अंदर ये फाउंडेशन जो है ना, ये बॉडी जो बनाई गई है कि ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो रिसर्च को बढ़ावा देगी। सो वह नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। एज पर द पॉलिसी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन विल बी इंक्रीज्ड फ्रॉम द करंट 4.3% टू, यानी जो पब्लिक पॉलिसी इन्वेस्टमेंट जो थी, यानी जो खर्चा होता था एजुकेशन पे, अब उसको बढ़ाया गया है 4.3 से लेकर कहां तक पहुंचा गया है। ए 4% ऑफ जीडीपी, बी 7% ऑफ जीडीपी, सी है 6.6% ऑफ जीडीपी, डी है 6% ऑफ जीडीपी। चलो आप सब आंसर कर लो। वेरी गुड। आपको यहाँ पे बताना है कि यानी जो पहले होती थी यानी एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट, वो 4.3% थी। अब इसको बढ़ाया गया, कितना बढ़ाया गया है या कम, नहीं, इसको बताना है पे इंक्रीज कितना किया गया, ठीक है। देखो 4% नहीं आएगा तो बाकी आपको देखना है ना, ये तो मतलब कॉमन सेंस है। देखो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम्स में, आप इन पे ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। यस आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट 6% ऑफ जीडीपी, तो 6% आप बढ़ाया गया है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट कितनी होगी एजुकेशन पे, तो वो होगी 6%, ठीक है। ये ध्यान में रखना आप, ये दोनों पे होगा, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, दोनों, ठीक है। हाँ, जिन्हें जो भी एजुकेशन सिस्टम है इंडिया में, तो उस पर ये इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। टेक्निकल एजुकेशन है ना, सारे जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर ये 6% ऑफ जीडीपी, जो जीडीपी का जो 6% ले लेंगे वो, तो उसमें से एजुकेशन पे होगा इतना इन्वेस्टमेंट, ठीक है, खर्चा होगा इतना। सो आई होप यू गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे इसको पढ़ और आंसर कर लो। द न्यू पॉलिसी एम्स इन द हायर एजुकेशन टू इम्प्रूव द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फ्रॉम 26.3% टू 50% बाय, यानी यहाँ पे बताना है आपको, जो न्यू पॉलिसी बनाई गई है ना, एनईपी 2020, तो उसमें हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए बोला गया है कि इन्हें ग्रास एनरोलमेंट रेशियो में बढ़ाना है 26.3% टू 50%। इन्हें कब तक करना है? ए 2030, बी 2035, सी 2025, डी है 2040, ठीक है। तो सब आंसर कर लो। वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट है ना, तो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो 2035 यानी ग्रास एनरोलमेंट रेशियो जो हायर एजुकेशन में बढ़ाना है वो है 50% बढ़ाना है ना, 26.3% से लेकर 50% बढ़ाना है। कब तक? 2035 तक। ओके, सो अगर हम स्कूल एजुकेशन की बात करेंगे तो वहां पे स्कूल एजुकेशन में मैंने जो एक बार क्वेश्चन भी बोला था, 100% ग्रास एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना है स्कूल एजुकेशन में, वो कब तक? 2030 तक, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हायर एजुकेशन की बात करें वो 50% बढ़ाना है 2035 तक, और स्कूल एजुकेशन की बात करेंगे तो वो 2030 तक है, बट 100%। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाउंडेशनल पिलर्स इन एनईपी 2020। यानी फाउंडेशन पिलर्स बताने हैं आपको एनईपी 2020 के। फर्स्ट है एक्सेसिबिलिटी, सेकंड है अफोर्डेबिलिटी, थर्ड है अकाउंटेबिलिटी, फोर्थ है क्वालिटी, फिफ्थ है इक्विटी, सिक्स्थ है एक्सेस। अब इनमें से आपको कोड चूज करना है। ए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ओनली, बी फर्स्ट सेकंड थर्ड ओनली, सी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, डी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ ओनली। इन्हें सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको आंसर करना है, सब आंसर कर लो। वेरी गुड। आपको बताना है यहाँ पे कि कौन से पिलर्स है ना, फाउंडेशन पिलर्स है एनईपी 2020 के। तो यहाँ पे आपको इनमें से चूज करना है, तो वो आप आंसर में बता दो। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट के सारे, यानी सारे है फाउंडेशन पिलर्स किसके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के। यानी फर्स्ट है एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी है ना, अकाउंटेबिलिटी है, क्वालिटी है, इक्विटी है, एक्सेस है। यानी सब तक पहुंचना है। यानी इक्विटी हर एक के लिए मतलब इम्पोर्टेंट है ना। तो एजुकेशन जो है इम्पोर्टेंट, क्वालिटी जरूरी है ना, क्वालिटी इसमें तब्दीली लानी है तो क्वालिटी एजुकेशन देनी है। अकाउंटेबल हर एक को रहना है, चाहे पेरेंट होगा, चाहे टीचर होगा, चाहे स्टूडेंट होगा। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, इतना एजुकेशन ऐसे बनानी है कि सब अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी यानी हर एक तक पहुंच सकें। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। यानी ये सारे आ जाएंगे इसके आंसर। ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। तो चल थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। हाँ, ये है ग्रास एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन टू बी रेज्ड टू 50% बाय 2035। उसमें बोला गया टू 3.5 करोड़ सीट्स टू बी एडेड इन हायर एजुकेशन। तो कितने सीट्स बढ़ाए गए हैं, 3.5 करोड़ सीट्स अब ऐड के जाएंगे। ठीक है, किसमें, हायर एजुकेशन में। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच इज नॉट एन एजुकेशनल कमिटी। एजुकेशन कमिटी कौन सी नहीं है। ए अशोक मेहता कमिटी, बी है डॉक्टर के कस्तूरी रंजन कमिटी, सी है डी एस कोठारी कमिटी, डी है TSR सुब्रमण्यम कमिटी। यहाँ पे आपको बताना कौन सा एजुकेशनल कमिटी नहीं है। चलो सब आंसर कर लो। सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गए। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट अशोक मेहता कमेटी जो है ये एजुकेशनल कमेटी नहीं है। ठीक है, अशोक मेहता कमेटी एजुकेशनल कमेटी नहीं है। ठीक है, बाकी जो है सुब्रमण्यम जो है ये भी इसी के अंदर आ रहा है। एनईपी 2020 कोठारी कमीशन है ना, DS कोठारी की, जिसको एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं, नेशनल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट जो है ना, तो वो जो कमेटी ऑलरेडी है। कस्तूरी रंजन कमेटी ये भी है एजुकेशन कमेटी। तो अशोक मेहता कमेटी एक एजुकेशन कमेटी नहीं है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको पढ़ लो आप और आंसर कर लो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। यानी यहाँ पे आपको बताना है कि यानी कौन सा करेक्ट है NRF पे, यानी जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है उसके रिलेटेड कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट है इट इज टू बी सेट अप एज एन ऑटोनोमस बॉडी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द NEP 2020। यानी ये ऑटोनोमस बॉडी बनाई गई है NEP 2020 के अंदर। ओके,
सेकंड है द एनआरएफ एम्स टू फंड रिसर्चर्स वर्किंग अक्रॉस स्ट्रीम्स इन इंडिया, यानी एनआरएफ काम करता है रिसर्चर्स को फंड देने में ना अक्रॉस स्ट्रीम्स इन इंडिया, यानी डिफरेंट स्ट्रीम्स है, चाहे आर्ट स्ट्रीम है, साइंस स्ट्रीम्स है, कॉमर्स स्ट्रीम है ना, या आर्ट एजुकेशन है। सो डिफरेंट स्ट्रीम्स है उनके, उनमें जो रिसर्चर्स है उनको फंड प्रोवाइड करती है। सो ये आपको बताना है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है इसके रिलेटेड। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, डी है नाइदर फर्स्ट एंड सेकंड। सो आप सब आंसर कर लो, वेरी गुड। देखो जो टाइम है बोलने के लिए वो तो एक्स्ट्रा टाइम होता है ना। अब जो मैं टाइम स्टार्ट करता हूं वो आपके लिए टाइम रहता है, ओके। देखो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, सो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। देखो लास्ट पे क्लास खत्म होने के बाद आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। यस, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, आपका टाइम भी खत्म हो गया। सी पार्ट क्या है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट है। एक तो ये ऑटोनोमस बॉडी बनाई गई है, ठीक है, एनईपी 2020 के अंडर। दूसरा ये एनआरएफ जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, क्योंकि रिसर्च को डेवलप करना है तो जो रिसर्चर्स उनको ये फंड प्रोवाइड करेगी, ओके। तो डिफरेंट स्ट्रीम्स में जो काम करते होंगे, ओके। सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो एनईपी 2020 है, हाउ मच परसेंट द ग्रास एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन टू बी रेजर, यानी कितनी परसेंट जो ग्रास एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना हायर एजुकेशन में, ठीक है, कितना बढ़ाना टू बी रेजर। तो ए 25%, बी 50%, सी 35%, डी 40%। देखो मैंने एक क्वेश्चन में इसको वहां पे बताया है, ठीक है। अगर आपने वहां पे ध्यान से पढ़ा होगा तब यहाँ पे आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। फिर भी इसको गलत करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स। चलो आप सब आंसर कर लो। देखो आपके पास टाइम होता है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो फिर बाद में आंसर कर लो, ठीक है। कुछ तुरंत आंसर करते हैं फिर उनका गलत हो जाता है। यहाँ पे आपका टाइम खत्म होने वाला है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। 50% यानी 26.3% से लेकर आप 50% आप बनाना है, ठीक है, हायर एजुकेशन को, ओके। सो यानी यहाँ पे एनरोलमेंट कितना होना चाहिए अब, मतलब 50% करना है एनरोलमेंट, 35 तक, ओके। सो ये ध्यान में रखना, ये मैंने एक बार बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। सो ये इजी क्वेश्चन था। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको पढ़ लो आंसर कर लो। द वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम, यानी वोकेशनल एजुकेशन किस क्लास से स्टार्ट करना है, ठीक है, स्कूल एजुकेशन में। ए क्लास 5th, बी क्लास 6th, सी क्लास 8th, डी क्लास 7th। आप आंसर कर लो सब। देखो चीटिंग नहीं करेगा कोई, सब अच्छे से आंसर करेंगे, खुद ही आंसर करेंगे। वोकेशनल एजुकेशन जो है वो कब से स्टार्ट होगी, है ना, किस क्लास से स्टार्ट होगी, तो ये आपको बताना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट इज करेक्ट, क्लास 6th।
यानी वोकेशनल एजुकेशन जिसमें कोडिंग भी आते हैं, है ना। सो उस कोडिंग को स्टार्ट करना है या वोकेशनल एजुकेशन को स्टार्ट करना है क्लास 6 से ही। ओके, सो ये ध्यान में रखना आप। सो ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन भी कुछ स्टूडेंट्स ने गलत किया है, तो वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट करना है क्लास 6 से। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। NEP 2020 recommends the fund to build the nation's capacity to provide equitable quality education for all girls as well as transgender students. What will be the name of the fund? यानी NEP 2020 ने एक फंड मतलब एक बनाया था कि यानी ये फंड जो है ये देना है किन को, मतलब हमें गर्ल्स के मतलब और ट्रांसजेंडर जो है थर्ड जेंडर जो होते हैं, तो उनको इम्प्रूव करना, उनको डेवलप करना, ठीक है। उनमें इक्विटेबल प्रोवाइड करना, यानी इक्वल एजुकेशन पर में देना या उनमें इम्प्रूवमेंट करना, ठीक है। सो उसके लिए एक फंड मतलब प्रोवाइड किया जाता है जिसका फंड नाम रखा गया है, ठीक है। तो उस फंड का नाम क्या है, ठीक है। या ए है जेंडर एम्प्लॉयमेंट फंड, बी है जेंडर इंक्लूजन फंड, सी है जेंडर प्रमोशन फंड, डी है जेंडर एजुकेशन फंड। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। देखो ऐसे क्वेश्चन पता होने चाहिए, ठीक है, तुक्का नहीं चलेगा। NEP 2020 पे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। सबों का आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट जेंडर इंक्लूजन फंड, ठीक है। तो जेंडर इंक्लूजन फंड जो है ये एक फंड बनाया गया है जिसमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी गर्ल्स को, ट्रांसजेंडर्स को, या इक्विटेबल या इक्विटी जिसमें प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो इस फंड से क्या होगा कि यानी इनकी जो गर्ल्स की एजुकेशन होगी वो भी डेवलपड हो जाएगी, ठीक है। ट्रांसजेंडर भी उसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो इनको डेवलप करना है, इनको इम्प्रूव करना है, इनको हमें पीछे नहीं छोड़ना है, ठीक है। सो उस फंड से इनको मदद मिलेगी। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 15 पे, इसको पढ़ लो, आराम से कर लो। NEP 2020 stated to establish a national repository of high quality resources on foundational literacy and numeracy and government digital platform. What is the name of government digital platform? ठीक है। NEP 2020 ने एस्टैब्लिश किया है एक नेशनल रिपोजिटरी हाई क्वालिटी रिसोर्स जो काम करेगी किस पे, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी FLN पे, ठीक है। FLN जिसको बोलते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, किस पे करेगा, ऑन गवर्नमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म। गवर्नमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करेगी वो। व्हाट इज द नेम ऑफ गवर्नमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो उसका नाम क्या है। ए है NCERT, बी है दीक्षा, सी है दिशा, डी है निशिता, ठीक है। ये सब आंसर कर लो, वेरी गुड। तो आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो इसके लिए एक गवर्नमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो है दीक्षा, ठीक है। सो दीक्षा की फुल फॉर्म क्या है, डी फॉर डिजिटल, ठीक है। डी फॉर डिजिटल, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। के यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज, के फॉर नॉलेज, ठीक है। सो SHA फॉर शेयरिंग। ओके,
सो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, सो ये प्लेटफॉर्म बनाया गया स्कूल एजुकेशन में, ठीक है, जो काम करेगी फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी के पर, ठीक है, FLN पे जो काम करेगी। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो ये इनिशिएटिव है NCERT का, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। किसके अंडर आता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। ओके, सो दीक्षा जो ये ध्यान में रखना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दीक्षा जिसको बोलते हैं। सो ये ध्यान में रखना आप। आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। MERUS स्टैंड्स फॉर, MURS का मैंने फुल फॉर्म क्या है? ए मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटीज, बी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटीज, से मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च अंडरटेकिंग, डी मल्टी स्टेज एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटीज। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पर क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटीज। सो मीरू जो है इसकी फुल फॉर्म है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन यूनिवर्सिटीज, सॉरी, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटीज। सो ये इसका फुल फॉर्म है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 17 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल GDP डिपेंड्स ऑन द रिसर्च एंड इनोवेशन इन इंडिया एट करंट टाइम, यानी कितने परसेंट खर्च होता है GDP में से रिसर्च और इनोवेशन पे, ठीक है, यानी करंट टाइम को आपको बताना है कितना खर्च होता है रिसर्च और इनोवेशन पे। ए 0.69% ऑफ GDP, बी 2.69% ऑफ GDP, सी 3.25% ऑफ GDP, डी 4.25% ऑफ GDP। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। यानी खाली आपको रिसर्च और इनोवेशन पे बताना है कितना खर्च हो रहा है GDP में से करंट टाइम पे। ओके, सो इस वक्त यानी प्रेजेंट टाइम में आपको बताना है। चलो आंसर कर लो, कोई चीटिंग नहीं करेगा, ठीक है, नो तुक्का, नो चीटिंग। देखो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, सब लाइक कर लो। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पर क्या है? 0.69% ऑफ GDP, यानी 0.69% जो GDP का होगा, ठीक है। तो इतना खर्च होता है आज तो रिसर्च और इनोवेशन पे। ओके, सो बहुत कम ही है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना आप कितना है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, हमें अब इसके साथ कुछ नहीं कि कम है या ज़्यादा है, बट इसको ध्यान में रखना 0.69% है GDP, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना आप अच्छे से। रिसर्च एंड इनोवेशन की बात कर रहा हूं मैं। ओके, यस, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 18 पे, इसको पढ़ और आंसर कर लो। NEP 2020 प्रपोज टू सेट अप ए नेशनल असेसमेंट सेंटर, NAC जिसको बोलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ NAC? उस नेशनल असेसमेंट सेंटर का नाम बताना है। यानी NEP 2020 ने सेटअप किया नेशनल असेसमेंट सेंटर, तो उसका नाम क्या है? ए है NTA, बी है परक, सी है UGC, डी है NAC। समझ से कर लो, वेरी गुड। परक की फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परक, P फॉर परफॉर्मेंस, A फॉर असेसमेंट, R फॉर रिव्यू, A फॉर एनालिसिस एंड एनालिसिस,
आपके फॉर नॉलेज फॉर एज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, परख। इस तरह एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यूजीसी है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, एनएससी मीन नेशनल असेसमेंट सेंटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या नाम था उस एनएससी का, नेशनल असेसमेंट सेंटर का। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, परख। ठीक है, PARAKH, ध्यान में रखना आप, परख जो है ये इसका आंसर आएगा, यानी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया गया है, ठीक है, NEP 2020 द्वारा। सो इसको आप ध्यान में रखना। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव टू नेशनल असेसमेंट सेंटर परख? जो नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया गया परख, जो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ए सेटिंग क्वेश्चन पेपर एंड ऑर्गेनाइजिंग एग्जाम्स, यानी क्वेश्चन पेपर को सेटअप करना, ठीक है, और एग्जाम्स को ऑर्गेनाइज करना। बी ए सेटिंग क्वेश्चन पेपर्स फॉर बोर्ड एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर सेट करना। सी सेटिंग नॉर्म स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस, यानी नॉर्म स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस को सेटअप करना। डी सेटिंग क्वेश्चन पेपर्स फॉर यूजीसी, यूजीसी के लिए क्वेश्चन पेपर सेटअप करना। तो ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये बताना आपको। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा यार आपके स्क्रीन पे। इसका सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, सेटिंग नॉर्म्स स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस। ये है मेन ऑब्जेक्टिव किसका? एनएससी का, नेशनल असेसमेंट सेंटर जो परख है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि नॉर्म्स को सेट करना, स्टैंडर्ड्स को सेट करना और गाइडलाइंस को सेट करना। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। Which government organizations will develop guidelines for the education of gifted children? यानी कौन सी ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलप करेगी गाइडलाइंस किनके लिए? गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। ए NCERT एंड NCFCS, बी है NCERT एंड NCT, सी है NCERT एंड NTA, डी है NCERT एंड SCERT। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। NCERT की फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCFCS का फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ठीक है, तो ध्यान में रखना आप। ये है NCFSE है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। तो बी पार्ट क्या है? NCERT एंड NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये दो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलप करेगी गाइडलाइंस किनके लिए? गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए इन एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। ये दो नाम याद रखना, NCERT एंड NCT, ये गिफ्टेड चिल्ड्रन, ऐसे याद रखना, कोड नेम है ऐसे, NCERT एंड NCT गिफ्टेड चिल्ड्रन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो ये थे आज के टॉप 20 MCQs रिलेटेड टू NEP 2020 जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। सो आई होप यू गॉट इट। सो आप नोट्स को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? आप इस वेबसाइट पे जाओ और यहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं।
ये कुछ फ्री क्लास है, इनका आप लाभ लीजिएगा। ठीक है, सो आप अपना फीडबैक दे दीजिए कि कैसा रहा आपको ये एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग एनईपी 2020। सो उससे हमें मोटिवेशन आ जाती है। ठीक है, सो ये 2 PM का जो एमसीक्यू क्लास रहता है इसको आप मिस मत करिएगा। आप खुद ही देखिए कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा, कोई प्रश्न होगा, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख लो, उसको हम एड्रेस कर लेंगे। ठीक है, सो यस, थैंक यू एवरीवन। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।